दोस्तों नमस्कार। ऐसी राजनीति कभी नहीं थी, इस बात का जिक्र हमने कई मौकों पर किया है। लेकिन आज आप कागज कलम निकाल कर लिख लीजिए, ऐसा चुनाव इससे पहले कभी नहीं था। यानी आज़ादी के बाद 1952 का पहला चुनाव हो या पिछला चुनाव 2019 का हो, उन सब से हटकर 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात अब लिख दी गई है। एक कोरे कागज पर आप भी लिख लीजिए, क्योंकि जिस रास्ते पर राहुल गांधी चलने निकल पड़े हैं, या उन्होंने निर्णय ले लिया है, या कांग्रेस ने आखिरी दांव चल दिया है, और जिन नारों के आसरे वह जनता के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है, और आज उसका खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया, यह मैसेज मई 2024 में किसी से भी पूछा जाएगा, क्या ये यात्रा जिसका ऐलान राहुल गांधी ने किया कि 14 जनवरी से निकलेंगे और 20 मार्च को मुंबई में उस यात्रा का समापन होगा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी, ये भारत न्याय यात्रा होगी। यानी न्याय शब्द राहुल गांधी लेकर अपने साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि इस दौर में न्याय को लेकर कई आवाज संसद के भीतर हो, संसद के बाहर हो, बार बार विपक्ष ने उठाई, कांग्रेस ने उठाई, राहुल गांधी ने उठाई, लेकिन इस न्याय शब्द की गूंज कहीं भी सुनाई नहीं दी। और उसकी वजह बहुत साफ थी, लोगों तक पहुंचने का रास्ता जिस मीडिया के जरिए जाता है, उस मीडिया में न्याय शब्द गायब कर दिया गया। और शायद इसीलिए सामाजिक ताना बाना जो बुना जाना चाहिए इस देश के भीतर, और जो पहले से रहा है, वो अगर छिन्न भिन्न हुआ तो उसको जोड़ेगा कौन, यह सवाल न्याय शब्द उभरा ही नहीं तो गायब हो गया। आर्थिक असमानता ने इस देश के भीतर सबसे बदहाल वाली परिस्थितियों को और गरीबी को इस दौर में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन आर्थिक न्याय की गूंज भी इस दौर में गायब हो गई, जो कि कॉरपोरेट के शिकंजे में फंसता चला गया। और राजनीतिक न्याय की मांग तो इस देश के भीतर में हर कोई एक प्लेइंग फील्ड चाहता है जिसमें बराबरी की राजनीति करने का हक हर किसी को हो, लेकिन चुनाव आयोग क्या वहां पर भी चूक गया, और स्थिति ऐसी विकट होती चली गई जहां पर इस देश में पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करें और मुख्य चुनाव आयुक्त भी वही नियुक्त करें, और उसी चुनाव आयोग को इस देश में साफ, ट्रांसपेरेंट और ईमानदार चुनाव करवाना है। तो न्याय शब्द के आसरे खुले आसमान तले खाली जमीन पर चलते हुए क्या वाकई 14 जनवरी से इस देश के भीतर में सियासत किसी नए रंग में रंग जाएगी, या विपक्ष की रंगत आपको कुछ और नजर आएगी? महत्वपूर्ण यह बिल्कुल नहीं है। जब हमने इस बात का आपसे जिक्र कर दिया कि यह चुनाव बीते तमाम चुनाव से अलग होगा, तो इसके कई मायने हैं। सबसे बड़ा मायने तो यही है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा जोखिम भरा निर्णय ले लिया है कि अगर 2024 के चुनाव का रास्ता कांग्रेस के लिए और सिकुड़ जाता है और कम सीटें आती हैं और 300 पार एक बार फिर बीजेपी नजर आने लगती है, तो फिर ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं। और सबको पता है कि कांग्रेस का मतलब इस दौर में सिर्फ एक ही नाम है। इतना ही नहीं, इंडिया का मतलब भी उसी नाम के चारों इर्द गिर्द घुमड़ते हुए अपनी महत्ता और अपनी पहचान बनाने में लगा है। तो क्या समूचा विपक्ष, समूची कांग्रेस एक यात्रा के दांव पर है? एक ऐसी यात्रा जिसको जिन राज्यों से निकलना है वहां पर कांग्रेस सबसे कमजोर है, वहां पर कुछ छत्रपों की मौजूदगी है जो इंडिया के साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे छत्रप भी हैं जो इंडिया के साथ भी नहीं हैं, लेकिन गाहे बगाहे संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो क्या इन जगहों से यात्रा जब निकलेगी तो वो समा बांध देगी, वो ऐसी परिस्थिति में लाकर इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को खड़ा कर देगी जिसमें बीजेपी एक झटके में बहुमत के नीचे आ जाएगी? क्योंकि बहुत प्रयास कांग्रेस को नहीं करना है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 30% चाहिए, जो मौजूदा वक्त में सिर्फ 5% है या उससे भी कम है। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या यह कहा जाए कि जैसे ही बीजेपी बहुमत के नीचे आएगी, इन राज्यों से गुजरने के बाद चुनाव परिणाम जो निकल कर आएंगे, वह चुनाव परिणाम कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक बोरिया बिस्तर तो नहीं समेट देंगे? तो क्या पहली दिशा यही है कि इस यात्रा का मतलब या तो राहुल गांधी के कैरियर, राजनीतिक कैरियर के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है, या आने वाले वक्त में वह बोझ तले ही दब जाएंगे, या इस राजनीतिक कैरियर में एक उड़ान आप देख रहे हैं? या दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस दौर में देश भर में घूमेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन पहली ऐसी चुनाव प्रचार की यात्रा है जो ऐसे वक्त पे खत्म होगी जिसके 2 से 3 दिनों के बाद चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करना होगा, जो मार्च के आखिरी हफ्ते में ही होगा, और 20 मार्च तक यह यात्रा चलेगी। बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है, आप समझ रहे हैं? इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होगी देश भर में अलग अलग चुनाव रैलियों के जरिए, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होगी
और राज्यों में बीजेपी के संगठन को भी उभारेगी। उसकी बिसात देश के गृह मंत्री अमित शाह बना रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा? अगर इंडिया गठबंधन की मौजूदगी है तो इस इंडिया गठबंधन में माइनस राहुल गांधी आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या अलग अलग राज्यों में जो भी रैलियां होंगी वो चाहे अनचाहे उस यात्रा की दिशा में देखने लगेगी जिस यात्रा को राहुल गांधी निकाल रहे होंगे? और जिन राज्यों से वो गुजरते चलेंगे, जो कि पूर्वी राज्य के मणिपुर को उन्होंने चुना है शुरुआत के लिए, और मणिपुर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या हुई और कैसे बिगड़ती चली गई, और देश के प्रधानमंत्री ने उस पर चुप्पी साध ली, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उस कर्नाटक के चुनाव में खुद को मशगूल रखे रहे जिस वक्त कर्नाटक धधकना शुरू हुआ था। तो राजनीतिक तौर पर क्या ये पूर्वी राज्य पहली बार कांग्रेस के जरिए उस परिस्थिति को पैदा कर रहे हैं जिससे एक वक्त आरएसएस घबराती और कतराती थी? क्योंकि ईस्ट फर्स्ट का नारा और ईस्ट के दौर में आरएसएस की पहलकदमी वहां पर आदिवासियों के बीच कोई आज की नहीं है। आज़ादी के बाद से वहां पर आरएसएस की मौजूदगी रही, और शायद यही वजह है कि इस दौर में मोदी सरकार ने पूर्वी राज्यों में अपनी पहुंच पकड़ बनाई, लेकिन मणिपुर की घटना और उसके प्रभाव में आया हुआ समूचा नॉर्थ ईस्ट का इलाका इस सवाल को उठाने लगा, क्या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे? हालांकि वहां पर सीटें बहुत कम हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वहां पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 1 सीट ही सिर्फ कांग्रेस के पास है। लेकिन उसके बाद की यात्रा देखिए जो असम से शुरू होती है, और असम से शुरू होते होते वो यात्रा असम के बाद मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक जाती है। इस यात्रा के समझते हुए लोकसभा की परिस्थिति को अगर समझिएगा तो इसमें सीधे सीधे राहुल गांधी को जिन इलाकों में टकराना है वो 85 जिले हैं। उन 85 जिलों से जुड़े हुए तकरीबन 98 लोकसभा की सीटें आती हैं। 98 लोकसभा का मतलब बहुत साफ है कि इन जगहों पर कांग्रेस की मौजूदगी नहीं के बराबर है। नहीं से मतलब यह है कि सिर्फ 5 सीट कांग्रेस के पास है इन जगहों पर, लेकिन जिन राज्यों से वो गुजर रही है कांग्रेस या राहुल गांधी, उस जगहों को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो 355 सीट इन तमाम राज्यों की है, जिन 14 राज्यों से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को निकालेंगे। 85 जिले जरूर हैं और सीधे तौर पर 98 लोकसभा की सीट जरूर है, लेकिन कुल मिला के इन राज्यों को प्रतीकात्मक तौर पर 355 सीटों से अगर आप जोड़ते हैं तो कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीट है लोकसभा की इन जगहों पर, और यहां पर बीजेपी की मौजूदगी 236 सीटों पर है। लेकिन ये वही राज्य हैं जहां से गठबंधन के राज्यों की मौजूदगी भी है जो इंडिया के साथ जुड़े हैं। उसमें ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल भी है, उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बिहार भी है, उसमें अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश भी है, उसमें हेमंत सोरेन का झारखंड भी है, उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का महाराष्ट्र भी है, और इससे हटकर बाकी राज्यों में अपनी मौजूदगी कांग्रेस के साथ चलती है। अब यहां पर 3 सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई पहली बार कांग्रेस हर दिन यात्रा पर है, हर दिन चुनाव प्रचार कर रही है, हर दिन किसी का किसी राज्य में जा रही है और हर राज्य के मुद्दे को दूसरे राज्य से बांधते हुए इस देश का मुद्दा सामूहिक तौर पर उठा रही है? तो क्या यह माना जाए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल 14 जनवरी से बन गया? जब सूर्य उत्तरायण में होगा उसी दिन से इस यात्रा की शुरुआत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, राहुल गांधी उसके बाद चल निकलेंगे, और मणिपुर से जब निकलेंगे तो एक के बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा अगर न्याय का लोगों की जुबान पर आ गया और न्याय का सवाल इस देश की राजनीति में अन्याय से न्याय की दिशा में बढ़ने की स्थिति में राहुल गांधी लेकर आ गए, तो क्या यह संभव है कि 2024 के अप्रैल के महीने में जब वोटिंग हो रही होगी तो लोगों की जुबान पर न्याय होगा? और अगर इन जगहों को हम परख रहे हैं, दिन 355 सीटों का हमने जिक्र किया, अगर उसमें बीजेपी के पास 236 सीटें हैं और इस दायरे में यूपी भी है, इसमें बिहार भी है, इसमें बंगाल भी है, इसमें झारखंड भी है, इसमें असम भी है, और उसके बाद वो तमाम राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनका भी जिक्र करते चले जाइए और उड़ीसा का जिक्र भी कीजिए। उड़ीसा में बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की मौजूदगी है। लेकिन सवाल क्या है? पहला सवाल यह है, क्या यह यात्रा एक राष्ट्रीय मैसेज के तौर पर उभर कर आ सकती है जिससे ऐसी जगहों पर बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस आ जाए या इंडिया आ जाए, और एक झटके में कांग्रेस 236 सीट जो बीजेपी की मौजूद है उसमें सेंध अगर वह सिर्फ और सिर्फ
40 सीटों पर लगा देती है तो इस देश की राजनीति एक झटके में पलटने लगेगी। पलटने का मतलब यह है कि सिर्फ 40 सीट इनमें से चाहिए, 236 में से 40 सीट का मतलब है कि एक झटके में आप निकलकर 260 सीट पर आ गए। और इसके बाद जिन राज्यों में इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हो चली है उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी नहीं थी। वो केरल था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना में इस दौर में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिल चुकी है। कर्नाटक में वह चुनाव जीत चुकी है जहां पर कांग्रेस को सीट नहीं मिली और वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 98% था। मैसेज निकल के क्या आया? पहला मैसेज यह है कि इस देश में पहली ऐसी चुनाव प्रचार के मद्देनजर यह यात्रा है जो यात्रा के वक्त ही इस देश के पूरे मिजाज को उभारने की कोशिश करेगी और एक मुद्दे के तौर पर सामने रख देगी। यानी कल तक चुनाव प्रचार में यह होता था कि स्टार प्रचारक तय होते थे और वो स्टार प्रचारक कहां किस इलाके में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे इस दिशा में देखते थे। हालांकि वो स्टार प्रचारक अब भी रहेंगे नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन नोटिफिकेशन से ऐन पहले जिस बात का जिक्र लगातार विपक्ष करते रहा कि प्रधानमंत्री हर दिन चुनाव रैलियों में रहते हैं या फिर सरकारी कार्यक्रमों के जरिए चुनावी वोट को ध्रुवीकरण अपने अनुकूल करने की दिशा में ही बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या पहली बार कांग्रेस और राहुल गांधी ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसमें हर दिन वह इस देश की चुनावी रैली में खड़े हुए हैं? क्योंकि लोगों के जहन में इस दौर में और कोई बात नहीं आने वाली है। सबको पता है कि 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचेंगे तो वह इस देश में वोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर अपने रोड शो को करेंगे। सबको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो 22 तारीख को शुरू होगा, 22 जनवरी को जो होना है, उससे इस देश में बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी बनाकर हिंदुत्व के आश्रय राजनीति को साधने की दिशा में ही बढ़ेगी, यह भी छुपा हुआ नहीं है। हर किसी को पता है कि इस बार का अंतरिम बजट आंकड़ों के लिहाज से नहीं चलेगा बल्कि विचारधारा और उस सोच और विजन के हिसाब से चलेगा जो भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बना दे, उसी दिशा में यह पूरे बजट की फिलॉसफी रखी जाएगी। और प्रधानमंत्री कमोवेश इस दौर में हर उस राज्य में जाएंगे और सरकारी कार्यक्रम करेंगे जिससे कि पैसा इस देश के जो टैक्स पेयर है उन्हीं के पैसे के आश्रय वो रैलियां भी होती चली जाए और जब तक नोटिफिकेशन हुआ नहीं है तब तक तो ये काम किया जा सकता है। तो अभी तक जो बीजेपी कर रही थी, सरकार कर रही थी, अब इलेक्शन से ठीक पहले जब इस देश के रगों में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव इसलिए रेंगने लगा कि इससे हटकर भारत में कोई दूसरा काम होता नहीं है, तो उस चुनाव के मैदान में सीधे तौर पर खुद को राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए, जो न्याय यात्रा है, इसके जरिए ढकेलने का काम किया है। हम जिस जोखिम का जो दूसरा सवाल उठाना चाहते थे वो यह था कि जो भी जीतेगा, यानी बीजेपी का नीचे आना बहुमत के अंक से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक बोरिया बिस्तर बीजेपी और संघ के भीतर ही लोग बांधने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक क्षण के लिए अगर कांग्रेस नीचे आ गई, जो उसके पास अभी 51 लोकसभा की सीटें वह भी सिकुड़ गई, तो राहुल गांधी की ये दोनों यात्राएं जो भारत जोड़ो यात्रा से निकली और जो भारत न्याय यात्रा के जरिए निकलने वाली है, इन यात्राओं को लेकर और राजनीतिक कैरियर जो राहुल गांधी का है उसको लेकर भी कई सवाल उठने लगेंगे। वही वो सवाल है जो G23 के दौर में उठे थे। तो राजनीतिक तौर पर दूसरा सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण जोखिम भरी यात्रा जो सीधे सीधे परिणाम इलेक्शन के जरिए देने वाली है, वो चाहे अनचाहे राहुल गांधी से जुड़ गई और प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कैरियर को भी ये लेकर चलेगी या डूबेगी, इससे भी जुड़ गई। इन 2 सवालों के बाद तीसरा सवाल, भारत की राजनीति में इससे पहले जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों के मद्देनजर मीडिया की भूमिका एक बराबर की रही कि सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए जिससे जनता तक वो अपनी बातों को पहुंचा पाए। जब इस बात को समझ लिया कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कि हमारी बात को जगह नहीं मिलती है, तब भारत जोड़ो यात्रा लोगों के बीच जाकर शुरू की गई। उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश के लोगों ने पहली बार देखा, समझा, परखा कि दिल्ली में बैठे हुए नेता भी किस रूप में जब सड़क पर चलने आते हैं और उनके सरोकार यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं तो उनके सवाल ही क्यों राजनीति के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं जिसपे समूची राजनीति होती है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना पड़ गया कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले वो ये कह पाने की स्थिति में नहीं थे कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। उससे पहले वह ओबीसी खोज रहे थे। यादव माइनस ओबीसी का जिक्र राजनीतिक तौर पर कर रहे थे, जाटव माइनस दलित का जिक्र वोट बैंक के तौर पर कर रहे थे। लेकिन गरीबी इसलिए क्योंकि उस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सबसे प्रधान रूप में निकल कर आया वह इस देश की गरीबी मुफलिसी थी। लोगों के पास काम नहीं था, उनकी कमाई नहीं थी, महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार ने आंखें मूंद रखी है।
और जब आप खुले आसमान तले जमीन पर चल रहे होते हैं और लोगों के साथ होते हैं तो यह एहसास राजनीतिक तौर पर एक करंट पैदा करता है। और इस करंट ने ही प्रधानमंत्री मोदी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा किया जहां पर उनको कहना पड़ा, मैं देख पा रहा हूं यह देश गरीबों का है। तीसरा सवाल दरअसल यह है, क्या इस यात्रा के जरिए इस देश की राजनीतिक स्थिति पहली बार 2024 में बदल जाएगी? इस बदलती हुई राजनीति के केंद्र में चाहे अनचाहे इस देश के वही आम लोग होंगे जिनके बीच से राहुल गांधी यात्रा को एक वक्त में भारत जोड़ो और दूसरे वक्त में न्याय यात्रा के जरिए चल पड़े। तो क्या इस बदलती हुई राजनीति में बीजेपी बदलेगी या वो कहीं और ज्यादा एग्रेसिव होगी? क्योंकि अगर आप इस राजनीतिक परिस्थिति और इस मानसिकता को समझ पा रहे हैं तो एक क्षण के लिए यह भी समझ लीजिए, हिंदी पट्टी नहीं हिंदुत्व की पट्टी के आसरे बीजेपी अपनी सत्ता को कहीं ज्यादा मजबूती के साथ 2024 में जीतना चाहती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर सवाल इस देश में सरकार के नजरिए में भेदभाव और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में इस देश की विपक्षी राजनीतिक दलों से लेकर उन तमाम जगहों पर जिन जिन को जो चाहिए था उसको लेकर जो वादे 2014 से लगातार किए गए, उन वादों पर कांग्रेस अगर उभारे तो बीजेपी उस पर मिट्टी डालने की स्थिति में कैसे आ जाए, यह राजनीति का एक नया चेहरा इस दौर में उभरकर सामने आएगा। लेकिन असल सवाल जो इन तीन हिस्सों में आकर छुपा हुआ है वह 2024 की दरवाजे पर इसलिए दस्तक दे रहा है क्योंकि यह 2024 का चुनाव इस देश के भविष्य से जुड़ गया है और इस देश में आरएसएस या बीजेपी या नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के तरीके की उम्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इससे भी जुड़ गया है। और अगर इस उम्र को बरकरार रखने की स्थिति में जनमत आ गया तो मतलब बहुत साफ है कि जो फैसले इससे पहले आपने लगातार मोदी गवर्नेंस के जरिए देखें, संस्थानों का खत्म होना हो, संस्थानों की नियुक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटना हो, चुनाव आयोग को भी अपने हाथ में रखना हो, कॉरपोरेट की फंडिंग अपने अनुकूल चलानी हो, इस देश में ब्लैक मनी जिसके पास है, जिसकी शेल कंपनियां चलती होंगी, उनसे भी हम फंडिंग लेंगे पॉलिटिकल, और उसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का रास्ता निकाला गया कि जनता को पता ही नहीं चले पैसा कहां से किधर जा रहा है। तो जरा कल्पना कीजिए 2024 में जीत के बाद वो कौन सा रास्ता होगा सत्ता का, जो मौजूदा सत्ता है उसका, और वो जिस रास्ते चलेगी उसमें आप 29 गिनिए या 34 गिनिए, ये सारी बातें दूर की गोटी हो जाएगी। तो क्या ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी का मतलब उस नेहरू गांधी परिवार की विरासत, राजनीतिक तौर पर जिसने इस देश के भीतर में सत्ता का उपभोग भी किया है, सत्ता का मजा भी लिया है और इस देश को अपने हिसाब से आइडिया ऑफ इंडिया के जरिए बांधने की कोशिश भी की, कई जगहों पर वो करप्ट भी हुई, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से मौजूदा 2024 बिल्कुल नई निशानदेही के साथ खड़ा हुआ है। और शायद यही वो एहसास है जो इस दौर में राहुल गांधी को भीतर से डिगा रहा है, क्योंकि फैसला इस यात्रा का राहुल गांधी को ही करना था। CWC की बैठक में सिर्फ एक प्रस्ताव रखा गया था और कहा गया था फैसला आप कीजिए, ये यात्रा आप निकालेंगे या नहीं। और ऐसा नहीं है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस सिमट गई तो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल नहीं उठेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर बीजेपी 272 के नीचे सिमट गई तो एक नए तरीके की परिस्थिति इस देश में गठबंधन की राजनीति का आगमन दोबारा तरीके से हो, यह भी स्थिति नहीं उठेगी। सारे दरवाजे इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि इस यात्रा के बीच में पड़ने वाले